हमारा आज का टॉपिक है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ पे एक समान है और बाह्य क्षेत्र होना चाहिए। अब बाह्य क्षेत्र का क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है ये द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, मतलब समान परिमाण के होंगे। ठीक है, अब जब दो आवेश रखे गए हैं इसका मतलब उन दोनों का कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें ढेर सारे आवेश हैं तो उस सिस्टम में उपस्थित आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, या फिर आंतरिक विद्युत क्षेत्र। अब ऐसा कोई आवेश हो जो कि उस सिस्टम में ना हो लेकिन उसके कारण विद्युत क्षेत्र उस पे लग रहा है सिस्टम पे, तो हम लोग कहते हैं कि वो बाह्य विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो कि इस द्विध्रुव से बाहर रहेगा। हमारे पास एक ही सिस्टम है जिसमें एक ही द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव के बाहर एक और आवेश रखा गया है जिसके कारण कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र। और वो कैसा है? एक समान है ना। तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ओके, सॉरी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो एक फिगर बनाते हैं। एक आवेश है -q, एक आवेश है +q। ठीक, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक द्विध्रुव। मान लिया दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a, है ना। और इसको हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? समान दूरी पे, है ना, हमेशा समान दूरी पे रहेंगी। अगर दूरी बदल गई इसका मतलब वो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। और हम लोगों को पढ़ाई करनी है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की। ओके, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस दिशा में है, और इसके कारण इस द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो इस दिशा में होगा। इसको लिख देते हैं द्विध्रुव आघूर्ण है। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो जो भी हमको पता है वो यहाँ पे लिख देंगे। माना एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में चित्रानुसार रखा गया है। ओके, द्विध्रुव की अक्ष तथा विद्युत क्षेत्र के बीच कोण थीटा है तथा द्विध्रुव के आवेशों +q तथा -q के बीच दूरी 2a है। इतना हम लोगों को पता है। अब और क्या पता है?
जब किसी विद्युत क्षेत्र में ये दोनों आवेश रखे गए हैं तो इसका मतलब है उस पर एक बल लगेगा। अब कैसे लगेगा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इसका मतलब कि, और आपको ये भी पता है कि धनात्मक से दूर की ओर रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं और ऋणात्मक की ओर प्रदर्शित की जा सकती हैं, है ना। तो हम लोग मान सकते हैं कि इस क्षेत्र को उत्पन्न करने वाला आवेश इधर रखा है जो कि धनात्मक है, या फिर इधर रखा है तो वो ऋणात्मक है। ठीक है, इधर रखा है मैं मान लेता हूँ धनात्मक, तो यहाँ पे एक धनात्मक आवेश रखा है जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पे एक धनात्मक आवेश है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस आवेश पे मान लेते हैं प्रतिकर्षण बल लग रहा है इधर की ओर, और उसका परिमाण है, उसका सदिश है F2। ठीक, और इस आवेश पे यहाँ पे धनात्मक रखा हुआ है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो आकर्षण बल लगेगा। तो इस पे एक बल लगेगा, मैं मान लेता हूँ F1 लग रहा है, तो ये आकर्षण का होगा, यानी कि इस दिशा में होगा, एक इस दिशा में होगा, यानी कि दोनों आवेशों पे एक बल कार्य करेगा जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। इसी तरह से अगर ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न ये क्षेत्र मानेंगे तो ऋणात्मक आवेश तो इधर की तरफ रहेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है, तो आकर्षण बल लगेगा, यानी कि फिर से बल इधर की तरफ ही आया, इस पर भी प्रतिकर्षण लगेगा यहाँ के कारण, तो इधर की तरफ जाएगा, यानी कि बल की दिशा हमेशा समान रहने वाली है। विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा, इतना तो पक्का है ना। ओके, अतः आवेश -q पर लगने वाला विद्युत बल F1 बराबर -QE। ये फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि ये जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। ओके, तथा आवेश +Q पर लगने वाला विद्युत बल F2 बराबर +QE हो जाएगा। अब देखिए, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, इतना तो पता चल गया कि ये घूमेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो मैं आसानी के लिए मान लेता हूँ कि इस पे कोई बल नहीं लग रहा है और ये रुका हुआ है ना। ये रुका हुआ है, यानी कि ये बल क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, किसके परितः, इस आवेश के परितः इसको घुमाने का प्रयास करेगा। उसी तरह से इसको अगर स्थिर मान लिया जाए तो ये क्या करेगा, इस आवेश के परितः इसको घुमाने का प्रयास करेगा, है ना। एक बल लग रहा है जो कि कुछ दूरी पे लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक आघूर्ण होगा, और आघूर्ण किसका, यहाँ पे भौतिक राशि जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण के बारे में मैं बताया था कि किसी भी भौतिक राशि में उसकी क्रिया रेखा की मूल बिंदु से दूरी से गुणा कर दिया जाए तो वो आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे भौतिक राशि क्या है, बल है, बल की क्रिया रेखा यहाँ है, और इसकी मूल बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे। मूल बिंदु कैसे पता करेंगे, जिसके परितः ये घुमाने का प्रयास करता है उसी को मूल बिंदु मान लेते हैं, है ना। तो इसके परितः घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो यानी कि इसके परितः आघूर्ण हम लोग इसका निकाल सकते हैं, है ना। और देखिए, अगर ये कब तक घुमाएगा, ये तब तक घुमाएगा जब तक बल लगेगा। बल कब तक लगेगा, जब तक कि ये इसके ठीक समानांतर न हो जाए। जब ये समानांतर हो जाएगा तो देखेंगे कि F2 लग रहा है इस दिशा में, F1 लग रहा है इस दिशा में, दोनों परिमाण में बराबर हैं, क्योंकि आवेश बराबर हैं तो परिमाण में बल भी बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, है ना। जब दोनों समान परिमाण के बल हैं और विपरीत दिशा में हैं तो इसका मतलब है कि इसमें रेखीय विस्थापन पक्का नहीं होगा। लेकिन अगर ये असमान विद्युत क्षेत्र होता तो ये बल भिन्न प्रकार के होते, यानी कि ये ज़्यादा हो सकता था या फिर ये ज़्यादा हो सकता था। मैं मान लेता हूँ कि ये ज़्यादा बल होता तो क्या करता, अब इस दिशा में आने के बाद, समानांतर होने के बाद F2 ज़्यादा है तो F2 तो खींच लेता अपनी तरफ, यानी कि ये एक रेखीय विस्थापन भी तय करता जो कि इस दिशा में होता है, ऐसे राइट साइड में। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम वगैरह में तो आपके काम आएगा ये। तो अब हम लोग आगे लिखेंगे, चूँकि दोनों बल
परिमाण में बराबर हैं तथा दिशाएं विपरीत हैं। ओके, अतः द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन शून्य होगा। पता चल गया? ये केवल एक बल आघूर्ण आरोपित होगा तथा आरोपित बल आघूर्ण का परिमाण टाउ बराबर, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, है ना। टाउ बराबर, आपको पता है कि बल का परिमाण गुणे बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी का गुणनफल ही आघूर्ण कहलाता है ना। तो यहाँ पे बल है तो बल आघूर्ण इसका नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है लंबवत दूरी। कैसे निकालेंगे? तो मैं मान लेता हूँ कि इस बल का आघूर्ण मैं निकालना चाहता हूँ, तो इस बल का आघूर्ण इस बिंदु के परितः होगा, है ना। तो इस बिंदु से हमको दो दूरियां मिलेंगी, एक तो ये, एक ये। अब इसमें से लंबवत दूरी कौन सी है? तो याद रखिए, लंबवत दूरी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। देखिए क्रिया रेखा क्या है? ये है क्रिया रेखा, है ना, ये क्रिया रेखा है। तो मूल बिंदु से अगर इस पर लंब डाला जाएगा, तो मूल बिंदु से लंब तो डाल नहीं सकते, तो लंब डालने का केवल एक ही तरीका है कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और इससे लंब डाल सकते हैं। ठीक, कहेंगे कि सर ये वाला क्यों नहीं किए? क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, तो ये क्रिया रेखा है तो इसके लंब होना चाहिए ना। ये क्या हुआ? समानांतर हो गया। ठीक, तो क्रिया रेखा के लंबवत केवल एक ही लंब आ रहा है, ये। ठीक, तो ये होगा लंबवत दूरी, ये नहीं, ये वाला नहीं। ये क्या होगा? समानांतर दूरी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या? लंबवत दूरी लेना है। हमेशा याद रखिए, परिभाषा में ही सब कुछ है। और आघूर्ण के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी कक्षा 11 में बताया गया है, एक बार पढ़िएगा उसको। तो देखिए, ये थीटा है, ये 2a लंबाई है, हमको ये लंबाई पता करनी है। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये तो अब समकोण त्रिभुज बनेगा। लंब बटा कर्ण करेंगे तो इसकी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं, 2a साइन थीटा आएगा। ठीक, ये क्लियर है। अब इसमें मान रखिए सबका, बल का परिमाण रखना है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखे जाएंगे, केवल क्या लिखा जाएगा? Q इंटू ई। लंबवत दूरी क्या मिली है? 2a साइन थीटा मिला है। अतः टाउ बराबर 2aq ई साइन थीटा लिख सकते हैं। यह क्या हो गया? बल आघूर्ण का परिमाण पता चल गया। अथवा इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, अथवा टाउ बराबर, सदिश रूप में बाद में लिखते हैं, पहले ये देखिए 2aq, ये क्या होता है? ये तो आपको पता है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2aq होता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर होगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और अथवा में सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर P क्रॉस E लिख सकते हैं, है ना। तो लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर लिखने के लिए तो E क्रॉस P भी लिख सकते हैं, E क्रॉस P भी लिख सकते हैं, तो फिर P क्रॉस E क्यों ले रहे हैं?
तो अब बताइए कि कौन सा सही होगा, पी क्रॉस ई सही होगा कि ई क्रॉस पी सही होगा, क्योंकि हमको तो खाली पी ई साइन थीटा पता है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, दोनों का परिमाण निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इसका भी इतना ही आएगा, इसका भी इतना ही आएगा। तो सही कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बल लग रहा है ये वाला इस दिशा में, ये लग रहा है इस दिशा में, यानी कि ये रोटेशन किधर की तरफ हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है ना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। और आपको ये भी पता है, आपको कक्षा 11 में पहले ही बताया जा चुका है कि बल आघूर्ण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। याद है कि भूल गया? चलिए याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा, और कॉपी में नहीं देखना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो टार्क हमेशा निगेटिव होता है, और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा होता है फोर्स के कारण तो टार्क जो है पॉजिटिव होता है ना। तो देखिए अगर हम लोग P क्रॉस E लेते हैं, P क्रॉस E लेते हैं तो डायरेक्शन किधर जाएगी? याद है लेफ्ट हैंड रूल, है ना? लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये फर्स्ट वेक्टर रहेगा, ये क्या रहेगा? सेकंड वेक्टर रहेगा। तो ये थंब क्या बताएगा? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर P है हमारा, यहाँ पे P क्रॉस E को चेक करने जा रहे हैं अगर, तो फर्स्ट वेक्टर P है, सेकंड वेक्टर E है। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में मैं रखा P को, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में रखा E को। तो ये थंब क्या बताएगा? मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, इस कागज के तल के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन, है ना? लंबवत होगा लेकिन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब आप लोगों को अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बताया था कि ऐसे दर्शाया जाता है, ये होता है प्लस एक्स डायरेक्शन, ये होता है वाई डायरेक्शन प्लस वाई, ये होता है प्लस जेड डायरेक्शन, प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, है ना? तो इस दिशा में क्या होता है? माइनस एक्स, इस दिशा में क्या होता है? माइनस वाई, और अंदर की दिशा में क्या होगा? माइनस जेड, माइनस जेड। और P क्रॉस E के कंडीशन में टार्क का डायरेक्शन आया अंदर की तरफ, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव डायरेक्शन में आने का मतलब है कि ये सदिश सदिश भी तो निगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा निगेटिव आ रहा है, तो एक तो कंडीशन ये मिल गया। अब ई क्रॉस पी में देखते हैं, ई क्रॉस पी करेंगे तो ई की डायरेक्शन में पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऊपर की तरफ, यानी कि ये परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, यानी कि ये प्लस जेड डायरेक्शन में आएगा, और प्लस जेड डायरेक्शन में आने का मतलब है टार्क हो जाएगा पॉजिटिव। अब तो गलत हो गया कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और आना चाहिए निगेटिव, और हो गया पॉजिटिव इस केस में, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। इसका मतलब क्या सही है? P क्रॉस E, हमेशा याद रखिएगा। इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E, लेकिन क्यों? क्योंकि पहले से ही कन्वेंशन हमको पता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, इसलिए ये सही है, ये गलत है। ओके, तो ये मिल गया हमको मेन फार्मूला। अब एक आखिरी लाइन है, इसका मात्रक आपको पहले से ही पता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है ना? तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, टार्क इधर होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होगा तो ये P क्रॉस E आएगा। ओके, अब द्विध्रुव आघूर्ण के टॉपिक पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। 3 आवेश -q तथा 2q ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे गए हैं। ओके, समायोजन का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोगों को द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है ए, तो समबाहु त्रिभुज में बना दिया, समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा है ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी, ठीक है।
और समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, तो ये अपने आप ही 60 अंश हो जाएगा। ओके, एक भुजा पे मैं रख दिया 2q, एक पे रखा गया है -q, दूसरे पे रखा गया है -q। ओके, और पूछा गया है कि इस समायोजन का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो रिजल्टेंट ही हम लोग निकाल पाएंगे, मतलब परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, ये आंसर है। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि अगर एक आवेश +q और एक आवेश -q पास पास में रख दिए जाएं या किसी डिस्टेंस पे रख दिए जाए तो इस निकाय को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन यहाँ पे -q और 2q रखा गया है, इस तरह का सिस्टम है ही नहीं, तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बन गया? तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बनते हैं। या तो इन दोनों को मिला करके एक आवेश बना दिया जाए और उसको यहाँ पे बीच में रख दिया जाए -2q का, तो एक 2q हो जाएगा, दूसरा -q हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका कर सकते हैं, इसको +q का 2 आवेश मान लें, तब भी हो जाएगा, द्विध्रुव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, इस सवाल को मैं दो तरीका बताऊंगा, आप लोग एक ही लिखेंगे जो पसंद आएगा। इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। मेथड 1, मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट के लिए हम लोग फर्स्ट फिगर भी बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्यू का एक ही जगह 2 आवेश रखा गया है। क्यू का 2 आवेश रख दिया तो 2q हो जाएगा। एक आवेश रखा गया है यहाँ पर, एक आवेश यहाँ पर, ये -q का, ये -q का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, और आपको पता है कि ये 60 अंश है, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये भी 60 अंश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो एक इधर की तरफ देखिए, दोनों द्विध्रुव आघूर्णों के परिमाण समान होंगे, तो हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ P है तो इधर की तरफ भी P वेक्टर होगा, है ना। तो इसका जो परिणामी होगा वही होगा हमारा रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। तो दो सदिश हैं, एक P इधर है, एक इधर है, दोनों के बीच का कोण 60 अंश है, तो हम लोग परिणामी निकाल सकते हैं। अतः परिणामी विद्युत द्विध्रुव उसको मैं मान लेता हूँ P डैश, है ना, बराबर हम लोग परिणामी विद्युत द्विध्रुव का परिमाण निकाल रहे हैं। परिमाण P डैश बराबर होगा √p² प्लस p² प्लस 2p² cos थीटा, अगर आपको फार्मूला याद है तो, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा √2p² हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2p², 1 + cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² θ/2 -1, ये भी हो जाएगा। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √4p² cos² θ/2, ओके, बराबर ये करड़ी से बाहर आ जाएगा, 2p cos θ/2 हो जाएगा। चलिए, अब थीटा क्या है? थीटा यही है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, दोनों द्विध्रुव आघूर्णों के बीच का कोण है, तो थीटा का मान रख देते हैं।
2p cos cos p का भी मान रखना पड़ेगा ना। 2p का मान कितना होगा, p बराबर होता है 2qa। तो यहाँ पर तो यही फार्मूला होगा, तो रख देते हैं। a का मान a ही है, a भुजा वाला पहले से त्रिभुज हमको पता है कि a भुजा वाले त्रिभुज पे रखा गया है, तो दूरी तो बीच की a है। तो यहाँ पे 2qa होता है कब, जब भुजा की लंबाई होती है 2a, लेकिन यहाँ पे भुजा की लंबाई क्या है, केवल a। ये ध्यान रखिएगा, गलत होता है यहाँ पे। तो p का मान हो जाएगा q इंटू a कास 60/2 बराबर 2qa कास 30 कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो इसका मान हो जाएगा। अतः p डैश बराबर, p डैश कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो qa कड़ी में 3, ये उसका परिमाण मिल जाएगा। तथा दिशा, अब दिशा कैसे बताएंगे, दिशा तो हमको बताना है इसके परिणामी की दिशा में, है ना। तो हमको दिशा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका नामांकन कर देते हैं ABC। अगर ये त्रिभुज ABC था तो AB के ठीक लंबार्धक की दिशा में होगा इसकी दिशा, है ना। क्योंकि इसका जैसे किसी भी समबाहु त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, समबाहु त्रिभुज के कोणों का योग सम्मुख भुजा का लंबार्धक होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दिशा AB के लंबार्धक की दिशा में होगी। एक तो तरीका ये था। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मेथड 2। ओ, यहाँ पे ऐसा वन बनाया है, ऐसा कर देते हैं मेथड 2। तो मैं बताया कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि इस 2q को q बना दिए, अब इन दोनों q को एक 2q बना करके इसके ठीक बीच में रख देंगे, है ना। तो अगर ये नहीं समझ में आता है कि बीच में क्यों रख रहे हैं, तो आप लोग ये वाला करिए, ये वाला आसान है, लेकिन दूसरा भी बता देता हूँ मैं। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे 2q रखा है, 2q ए भुजा का त्रिभुज है। अब हम लोग जो दूसरा आवेश रखेंगे इस भुजा के कोनों पर न रख के ठीक इसके बीच में रख देंगे, एक ही जगह पे -2q। ओके, जब बीच में रखेंगे तो ये इसका लंबार्धक है। ओके, तो ये लंब हो जाएगा, और ये a है, ये a है, ये 60 अंश है, 60 अंश है, तो इसका मान तो पता चल ही जाएगा कितना होगा, a कड़ी में 3/2। आप लोग मान निकाल लीजिएगा, साइन 60 होता है लंब बटा के कड़, तो हम लोग लंब का मान निकाल सकते हैं, a साइन 60 अंश का मान a कड़ी में 3/2, है ना। अतः द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, आपको क्या फार्मूला पता है, 2qa, आपको यही फार्मूला पता है। लेकिन आपको पता है कि ये फार्मूला कब आता है, जब भुजा की लंबाई 2a होती है ना। भुजा की लंबाई 2a होती है तब आता है 2qa। अगर भुजा की लंबाई a कड़ी में 3/2 है तब तो खाली q से गुणा करना रहेगा ना। तो q कितना है, 2q, और भुजा की लंबाई कितनी है, इंटू a√3/2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले से पता है कि आघूर्ण क्या होता है। क्या होता है आघूर्ण, कि कोई भी भौतिक राशि और उसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो यही तो होता है दूरी इंटू भौतिक राशि क्या है यहाँ पे, आवेश। तो दूरी हो गया a√3/2, भौतिक राशि क्या है, आवेश 2q। तो हो गया ये द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, ये कितने के बराबर, 2 से 2 कैंसल, समान आ गया qa कड़ी में 3। यहाँ पर भी p डैश दर्शाया तो यहाँ पर p डैश दर्शा देते हैं। कितना आसान हो गया, दोनों तरफ से एक ही
आंसर आया ना? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें भी दिशा दिखा सकते हैं। अगर ये ए बी सी बता दें तो इसमें भी समान दिशा आएगी, तथा दिशा ए बी के लंबार्धक की दिशा में होगी दोनों तरफ से। देखिए, अब जो सवाल ये था कि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पे, कोनों पे रखे गए हैं आवेश, और इसका हम लोगों को, इस निकाय का हम लोगों को निकालना था परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके दो मेथड मैंने बताए। एक तो काम कर सकते हैं हम लोग कि 2Q को QQ करके एक ही जगह पर रख दें, है ना, तो दो द्विध्रुव बनेंगे और दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी, लेकिन कोण 60 अंश होगा। तो हम लोग इस फार्मूला का, इस रिजल्टेंट वाला फार्मूला यूज़ करके हम लोग फिर से यहाँ पे बता सकते हैं कि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को मिला के बीच में रख दें, है ना, तो हो जाएगा। जो भी आसान लगे कर लीजिए, लेकिन और कोई तरीका नहीं है इसको हल करने का। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इसके बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग इसको हल करने की कोशिश करिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि समान परिमाण Q के 3 धन आवेश, ध्यान रखिएगा कि धन आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे गए हैं, और इसके 4, जैसे कि मैं बताया था कि 4 तरह के फिगर दिखाए गए हैं, इन चारों में से एक ही सही है। तो पूछा गया कि परिणामी क्षेत्र रेखाएं निम्न रेखा चित्रों में से कौन सी हैं। तो आप लोग जितने भी गुण बताए गए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, उसको यहाँ पे अप्लाई करिएगा और आंसर में बताइएगा आप लोग कि क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। वैसे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ठीक है, सॉल्व करिए।